बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर एक नया ग्रुप हमने स्टार्ट किया था। फंगाई आपने पढ़ा था। फंगस की आपने जो है ना तफसील से कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। उसके अलावा उसके जो 4 मेजर डिवीजन्स हैं फंगस की, एजोमाइसाइट, एस्कोमाइसाइट, बेसिडियोमाइसाइट एंड काई ट्राइडियोमाइसाइट्स पढ़ी थी। उसका हैबिटेट पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी फंगस की ही ग्रुप से बिलोंग करता है। समझे कि फंगस की ही एक टाइप है जो कि यूनिसेलुलर है, लेकिन फंगस की एक फंगस था जो फंगाई स्पीशी कहलाती हैं, दूसरी यीस्ट थी और तीसरी जो है ना मोल्ड्स है। मोल्ड्स जो है ना वो मल्टी सेलुलर है, उसमें बहुत वो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत उसमें फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए उसको हम मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल नहीं मौजूद होता है। जबकि यीस्ट जो है ना वो प्योरली सिंगल सेल में मौजूद होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है, ये सिंगल सेल में मुश्तमिल होता है और इस तरह से ये स्फेरिकल, ओवल और एग लाइक शेप में मौजूद होता है। स्फेरिकल, ओवल आपको लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि पहले जो है फंगस को प्लांट किंगडम में फॉल किया गया था और फिर इसको एनिमल किंगडम में और फिर इसको लेटर ऑन जो है ना इंडिपेंडेंट किंगडम का दर्जा दिया गया था ड्यू टू द थैलस स्ट्रक्चर, जो उसमें थैलस मौजूद था स्ट्रक्चर। तो अगर उसे देखा जाए तो ये किस ग्रुप में फॉल करता है? ये बिलोंग करता है यूकैरियोटिक एनिमल से। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक एनिमल्स और यूकैरियोटिक में फ़र्क ये होता है कि यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उसमें जो है ना फ्री ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, उसमें सेल वॉल मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें फ्री ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स जो बॉडीज़ होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इस तरह से जब ये यूकैरियोटिक कैटेगरी में फॉल करता है तो इसकी जो है ना अगर ये इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो इस तरह से है कि सबसे पहले जो है इसकी आउटर जो है सेल वॉल मौजूद होती है, इनर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है, फर्दर स्मॉल न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा इसमें कुछ लिपिड ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होते हैं, एक वैक्यूल भी प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स भी मौजूद हैं और ये इसका बड स्कार है। ये यहाँ से इसकी नशोनुमा होती है। अगर यहाँ से इसको जो है ना वो किया जाए तो इससे मज़ीद जो है ना यीस्ट पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये बड स्कार है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया से मौजूद होते हैं। तो यूकैरियोटिक, स्पेल इट यूकैरियोटिक, ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है और मैंने रिपीट भी किया है। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स एंड द यूकैरियोटिक, तो तमाम जो बैक्टीरिया हैं, तमाम वायरसेस हैं, ये फंगाई हैं, ये किस ग्रुप में फॉल करते हैं? यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया और फंगाई जो है ना वो यूकैरियोटिक ग्रुप में फॉल करते हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द फ्री ऑर्गेनेल्स। फ्री ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं इसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स मौजूद है। इसी तरह से बैक्टीरिया में भी आपने पढ़ा था। इसके अलावा इनकी जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। तो आज हम पढ़े हैं यीस्ट। आपने आम ज़िंदगी में देखा होगा कि जब हम ये जो ब्रेड वगैरह तैयार की जाती हैं या पिज़्ज़ा होता है उससे डो तैयार की जाती है तो उसको वो किसकी मदद से तैयार होती है? यीस्ट की प्रेजेंस की वजह से। यीस्ट जो है ना खमीर लगाया जाता है, उसकी वजह से वो क्या होता है? फफूंद जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फफूंद जाता है। तो इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है अनटिल के वो बहुत ज़्यादा क्या ना हो जाए, जब तक वो आपके निज़ाम को या बॉडी को हर्ट ना करे। तो ये फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे बेवरेज तैयार होती है, वाइन्स वगैरह तैयार होती हैं, उसमें जो बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उसे मिक्स करके उस स्पॉइल करने के लिए, उनको मिक्स करके उसे फिर मज़ीद जो है ना डिके करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? यीस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो बेकिंग वगैरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फर्मेंट करने के लिए, उसे फफूंदने के लिए, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यीस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये टाइप है, ये भी फंगस कहलाता है। ये एक टाइप है जो कि क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखे जाए क्लियरली कि फंगस जो है मोल्ड होता है, उसमें उसकी टाइप में फंगस की टाइप है और ईस्ट भी है। तो ईस्ट के बारे में आपको वाज़े पता हो कि ये एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है, इसके अलावा कोई इसकी ब्रांच नहीं है, कोई इसका ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है,
फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, ये इस तरह से एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है। और जो इसका सेल है अगर उसे माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो उसमें ये स्ट्रक्चर मौजूद है। न्यूक्लियस है, उसमें लिपिड ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होते हैं। तो दूसरा जो है ना ये लार्जर देन बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से लार्ज क्यों है? बैक्टीरिया से लार्ज ड्यू टू द इंक्रीज इन डायमीटर। ये बैक्टीरिया से बड़ा है क्योंकि इसका जो साइज़ है, बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो 0.5 से लेके ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर है, जबकि इसका जो साइज़ है वो क्या है अप टू दी 40 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है। जो ये है एक्चुअल इसका 3 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड ओवर 40 माइक्रोमीटर तक ये साइज़ में मौजूद होते हैं। तो ये थोड़ा सा बैक्टीरिया से लार्ज इन साइज़ होते हैं, ग्रेटर देन बैक्टीरिया होते हैं। तो इसका जो 1 to 5 मीटर विड्थ होते हैं एंड 5 to 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं, मीन्स कि ये बैक्टीरिया से बड़े हैं। अगर इसकी शेप की बात की जाए कि ये किस शेप में मौजूद हैं, ये ओवल होते हैं, एग शेप होते हैं, बट सम टाइम दे आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या है? ये इलोंगेटेड है, ये इलोंगेटेड एंड ओवल इन शेप। थोड़ा इनकी अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए, ओवल शेप ही में है लेकिन लेंथ को अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर ये इलोंगेटेड, ओवल और स्फेरिकल इन शेप भी होते हैं। इसके अलावा जैसे फंगस जो है ना वो मूव नहीं कर सकता ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, तो इसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है और ये क्या होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते। दे हैव ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, दे हैव विद द रिजर्व मटेरियल लाइक ऑयल ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन एंड द वोलेटिन एक्सेट्रा। ये जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? जहाँ पे रेड रेड पोर्शन है ये सारा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो है ना ये जो मटेरियल है, लिपिड ग्रेन्यूल्स है, वैक्यूल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद जो है ना ये साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में जो है ना रिजर्व मटेरियल ये प्रेजेंट होता है कुछ, जो कि ऑयल ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन एंड द वोलेटिन एक्सेट्रा। दे हैव लार्ज न्यूक्लियर वैक्यूल विद द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोल्स। ये है इसका लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर ही जो है ना फिर न्यूक्लियोल और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। इसमें प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस मौजूद है, ये आप इसकी डायग्राम में देख सकते हैं। सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ, इसकी जो सेल वॉल है उसकी क्या कंपोजिशन है, वो किस मटेरियल से बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, जो कि बहुत जेल लाइक जो है ना मटेरियल होता है काइटिन, और बहुत रिजिड होता है। जेल लाइक रिजिड मटेरियल होता है काइटिन, उससे बनी होती है और उसमें काइटिन 1 to 10% प्रोटीन मौजूद होती है, लिपिड्स मौजूद होते हैं 15 से 23%, ग्लूकागॉन प्रेजेंट होता है 50 to 60% एंड दैट प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द सेल वॉल। जो ये मटेरियल प्रेजेंट होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या है यीस्ट की? उसमें सेटेरोमाइसिस है, सेरीवीसी है, क्रिप्टोकोकस है एंड न्यूफॉर्मेनस है। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सेटेरोमाइसिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यीस्ट, सेरोवीसी, क्रिप्टोकोकस एंड न्यूफॉर्म। साइज इसका ये है, तकरीबन 1500 स्पीशीज़ हैज़ बीन डिस्कवर्ड। इम्पोर्टेंस क्या है अब ईस्ट की? अगर हम ईस्ट की ज़िक्र करते हैं तो ये हमारी रोज़मर्रा लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में? सबसे पहले जो इसका बहुत ही आम और कॉमन इस्तेमाल है, जो हमारे आम मामला रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सामने आता है, वो क्या? फर्मेंटेशन, फंपूंदना जिसे हम कहते हैं। बेकिंग जो मटेरियल्स होते हैं वो भी फर्मेंट होते हैं, उसमें जो है ना यीस्ट का इजाफा किया जाता है तो वो फूंद जाते हैं, तो वो बेक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले जो फर्मेंटेशन है
फर्मेंटेशन के लिए जो है ना क्या करते हैं, ये उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत इन्हें नहीं होती। फर्मेंटेशन के लिए इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, ये किसके ज़रिए सांस लेते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये ज़िंदा रहते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। और दे फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट इनटू इथेनॉल। तो जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इथेनॉल, अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद इनटू द इथेनॉल, अल्कोहल जो है वो क्या है, इथेनॉल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइन, बियर एंड द ब्रेड मेकिंग। और जो ये वाला प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ की तैयारी के लिए, जो हम जो शराब तैयार की जाती है उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये कुछ फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या मौजूद होता है, फ्रूट्स जो होते हैं अगर वो स्वीट होते हैं ना, उसमें स्वीटनेस का मतलब क्या है कि किसकी प्रेजेंस है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है ना। आप भी सोचेंगे कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ गया है। इसी तरह से जो वीट होती है, गंदम जो होती है, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें क्या मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जो कि अल्टीमेट जो है ना क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। और शुगर उसमें मौजूद होता है ना, वो शुगर का बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, इथेनॉल, अल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो चीज़ें बनती हैं वो क्या है, ये बियर है और ये है आपका ब्रेड वगैरह हैं, और जो आप वो पिज़्ज़ा वगैरह जो उसकी डो तैयार की जाती है वो है इसके साथ, और वाइन है। Saccharomyces cerevisiae is used in baking and ferment the alcoholic beverages। जो Saccharomyces cerevisiae है, ये जो टाइप है Saccharomyces और Saccharomyces cerevisiae, ये जो है यूज़ होती है किसमें, बेकिंग में, और फर्मेंट करती है किसको, अल्कोहलिक बेवरेजेस को। अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होती हैं ये उसको फर्मेंट करने के लिए Saccharomyces जो स्पीशी है ये यूज़ होती है। Saccharomyces cerevisiae ये यूज़ होता है अल्कोहलिक बेवरेज को फर्मेंट करने के लिए। इसके बाद जो सेकंड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ है वो किस में है, सेकंड जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो किस उसमें है, फील्ड में है, रिसर्च की फील्ड में है। जो दूसरी अहम इम्पोर्टेंस है, रिसर्च में क्यों ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया को भी बहुत लार्ज स्केल में रिसर्च के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे इसके साइज़ बड़े होने की वजह से, क्योंकि ये ज़रा इसका साइज़ बड़ा है बैक्टीरिया के मुकाबले में, तो रिसर्च पर्पज़ में बहुत ज़्यादा यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ रिसर्च के लिए, और इसको एज आ मॉडल ऑर्गेनिज़म के तौर पे यूज़ किया जाता है, मॉडल ऑर्गेनिज़म के तौर पर यूज़ किया जाता है। और चूँकि ये मॉडल ऑर्गेनिज़म है एंड फॉर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म स्पेशली, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म में आता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म में इसे एज आ मॉडल रिसर्च के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। आपसे पूछा जाए कि रिसर्च में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी मेन रीज़न ये है कि इसका जो साइज़ है, डायमीटर जो है वो बैक्टीरिया से ज़्यादा है, और इसी की वजह से इसे जो रिसर्च मॉडल के तौर पे एज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म जो है ना वो यूज़ किया जाता है। थर्ड है कैंडिडा एल्बिकान्स। अच्छा, सम टाइम जो है ना, अब इसको हम खाने में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम जो है ना यीस्ट जो है ना वो क्या बन जाता है, आपके लिए पैथोजेनिक बन जाता है। तो मैंने जैसे कल हमने जिक्र किया था कि अगर फंगस है तो फंगस जो है ना आम आपके टेरेस्ट्रियल लैंड्स और वाटर में मौजूद है, लेकिन जब वो अटैक करता है या वो एसोसिएशन बना लेता है तो फिर वो क्या कर देता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब फंगस ग्रो करता है तो वो उसे क्या करता है, डीके कर देता है, उसकी तौलीदी अमल को वो मुतासिर करता है। सम टाइम जो है ना वो एसोसिएशन बना लेता है एल्गा के साथ, और सम टाइम जो है ना वो एसोसिएशन बना लेता है रूट्स के साथ,
तो माइकोराइजा जिसे कहते हैं, जब वो रूट्स के साथ एसोसिएशन बना रहा है, और जब वो एल्गो के साथ बना, लिचेंस कहते हैं उस एसोसिएशन को। इसी तरह से यीस्ट का भी वो है कि ये भी एसोसिएशन बनाता है, ये रिलेशनशिप कायम कर लेता है। तो रिलेशनशिप, जब एक ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के साथ रिलेशन कायम करता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्रोसेस कहते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन को सिम्बायोसिस कहते हैं। जब कोई भी, अब इंसान जो है ना वो क्या है, सपोज करें होस्ट है, और यीस्ट जो है ना उसके होस्ट के साथ जो है ना एसोसिएशन कायम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। लेकिन फिर हम बात करते हैं कि कितनी तरह की सिम्बायोसिस कायम की जाती हैं। जैसे जो है ना वो किस तरह के रिलेशन कायम करता है, आइदर वो इस तरह के रिलेशन कायम करता है कि वो होस्ट को जो है ना वो फ़ायदा दे रहा है, या वो इस तरह का रिलेशन कायम करता है कि वो होस्ट से फ़ायदा हासिल कर रहा है, या वो इस तरह का वो उसको फ़ायदा दे रहा है कि होस्ट को ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा हो रहा है और ऑर्गेनिज्म होस्ट से फ़ायदा हासिल कर रहा है। कितने टाइप के, तो 3 तरह के जो रिलेशनशिप हैं वो ये कायम करता है, या आप नोट डाउन भी करें। ये 3 तरह के रिलेशनशिप, कॉमनलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड द पैरासिटिज्म। कॉमनलिज्म ये होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ना वो होस्ट सेल के साथ रह रहा होता है, लेकिन ये होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये क्या करता है, कॉमनलिज्म में वो होस्ट के साथ जो है ना रिलेशनशिप कायम करता है, लेकिन वो होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोसिस है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉमनलिज्म। अब कैंडिडा जो है, मैंने जिक्र किया कैंडिडा एल्बिकांस का, तो ये क्या है, यीस्ट है। तो जो कैंडिडा है ये ह्यूमन की जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है ह्यूमन में, या वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उसमें, ये उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या करता है, सर्वाइव कर रहा होता है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता। ये बस म्यूकस मेम्ब्रेन में और बहुत सारे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उसके साथ ये रिलेशन कायम कर लेता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता। तो ये क्या कहलाता है, कॉमनलिज्म कहलाता है। म्यूचुअलिज्म क्या कहलाती है, जब ये किसी होस्ट में रहता है, होस्ट को जो है ना इससे फ़ायदा हासिल होता है, और ऑर्गेनिज्म जो है ना वो होस्ट से फ़ायदा हासिल करता है, दोनों एक दूसरे। म्यूचुअलिज्म किससे निकला है, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दोनों की मर्ज़ी पे डिपेंड है ये रिलेशन, और दोनों जो है ना वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, म्यूचुअलिज्म। थर्ड जो टाइप है वो क्या है, पैरासिटिज्म। असल जब होस्ट को जो है ना वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्ट कर दे, वो पैथोजेनिक बन जाए होस्ट के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। जो थर्ड रिलेशन है ये क्या है, ये होस्ट को क्या करता है, नुकसान देता है। तो जब ऑर्गेनिज्म होस्ट के साथ ऐसा रिलेशन कायम करे कि वो होस्ट से फ़ायदा भी लेता है, लेकिन फिर उसे नुकसान भी पहुंचाता है, इन्फेक्शन भी कॉज कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, पैरासिटिज्म। तो इस तरह से यीस्ट भी जो है ना वो क्या करता है, सिम्बियोसिस जो है वो होती है, और उसकी वजह से कॉमनलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म, ये 3 तरह के जो रिलेशंस हैं, ये टाइप हैं। लेकिन जो यीस्ट जो है अगर वो पैथोजेनिक है, समटाइम जो है ना कैंडिडा एल्बिकांस जो है ना वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। वो इन्फेक्शन किस रिलेशन से कायम करता है कि वो होस्ट में सर्वाइव भी करता है और फिर होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता है, और इस तरह उसे इन्फेक्ट भी कर देता है, तो उसे इन्फेक्शन सामने आता है, तो उसे हम कहते हैं कैंडिडा एल्बिकांस। बायोफ्यूल इंडस्ट्री,
यीस्ट जो है ना वो रिसेंटली हैव बीन यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए से कह रहे हैं बायोफ्यूल। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज स्केल पे इन्हें यूज़ किया गया और इन द माइक्रोबियल फ्यूल सेल, और ये प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल फॉर द बायोफ्यूल इंडस्ट्री। और इस तरह से उस प्रोसेस में जो यीस्ट हैं उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, इथेनॉल प्रोड्यूस किया इससे, और फिर इथेनॉल को यूज़ किया गया क्या बनाने के लिए, फ्यूल, बायोफ्यूल बनाने के लिए, और उस बायोफ्यूल से फिर क्या जनरेट की गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई। तो इस तरह से जो यीस्ट है वो बायोफ्यूल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हुए हैं, और ये इथेनॉल, इससे इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ। इथेनॉल जो है ना फिर वो यूज़ किया गया एज अ फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए इसे बायोफ्यूल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है स्पॉइलेज ऑफ वाइन। मुख्तलिफ जो बेवरेजेस बनाए जाते हैं उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो जो फ्रूट्स शामिल होते हैं, तो उन फ्रूट्स को ये क्या करता है, फर्मेंट करता है, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा होता है कि इसमें इथेनॉल में, तो इस तरह से वाइन की प्रिपरेशन होती है। अब जो वाइन में यीस्ट यूज़ होते हैं वो कौन से थे, ज़ाइगोसैचेरोमाइसिस एंड ब्रिटेनोमाइसिस इन द वाइन कैन रिजल्ट इन वाइन फॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट द स्पॉइलेज। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पॉइलेज प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह वो उसे मज़ीद डिके करके उनको कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं, फर्मेंट कर देते हैं किसमें, वाइन में। स्पॉइलेज ऑफ फूड, अब ये जो यीस्ट होते हैं ये इस काबिल होते हैं कि ये क्या कर जाए, आराम से जो है ना ये फूड में ग्रो कर जाते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं, ये फूड में ग्रो कर जाते हैं, और ग्रो होने के नतीजे में विद अ लोअर पीएच, बल्कि ख़ास तौर पर जब पीएच लो होती है, अप्रोक्सीमेट 5 या उससे लो, और या कोई और कॉमन प्रिजर्वेटिव मौजूद है जैसे शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड है, अदर, तो वो ईज़िली मेटाबोलाइज हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये उसको क्या करता है, फिर फूड को स्पॉइल कर देता है। और एक तरह से जो है ना, अगर ये स्पॉइलेज वगैरह हो रही होती है तो आपका जो डेड मटेरियल है वो भी क्या होता है, डिके हो रहा होता है, वो भी स्पॉइल हो रहा होता है, वो भी ख़त्म हो रहा होता है। ये यूज़ कर लेते हैं उसको, वो उसी तरह से नहीं रहता, उसको डिके कर देते हैं ना। तो इस तरह से ये इन दिस वे दे स्पॉइल द फूड, तो इस तरह फूड जो है ना वो स्पॉइल हो जाता है, और वो मज़ीद जो है ना डिके होके ख़त्म किधर जाता है, वरना वो जो ढेर है ना वो इसी तरह से बकाया रहे। तो इसका जो जहाँ ये जो है इन्फेक्ट करता है वहाँ पे ये स्पॉइलेज ऑफ फूड के लिए भी यूज़ होता है। वरना जो बहुत लार्ज स्केल पे जो है ना आप देखेंगे कचरा वगैरह है, ये इसी अगर बैक्टीरिया या फंगस से ये ना हो तो ये कचरों के जो ढेर है ना वो बहुत सारे हो जाते, लेकिन ये छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, उन्हें स्पॉइल कर देते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं और फिर उन्हें ख़त्म कर देते हैं, तो वो उनका डिके हो जाता है। वो इस तरह से इसका यूज़ है। अब इसकी अगर प्रेजेंस की जाए कि कैसे पता चलेगा कि यीस्ट मौजूद है ना, यीस्ट मौजूद है, तो मिथाइलिन ब्लू जो है वो यूज़ होती है। मिथाइलिन ब्लू जो है ना वो यूज़ होती है टू नो द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। अगर हमने किसी चीज़ में मालूम करना है कि ये इसमें ईस्ट जो है ना वो ग्रो कर गया है कि नहीं कर गया, तो उसके जो डाई यूज़ होती है, जो डाई मटेरियल यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, मिथाइलिन ब्लू। यहाँ हमारा यीस्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है।